अब हमने ये चीज पढ़ी है that the Arbitration Act of India applies on both domestic as well international arbitration, यानी डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर हमारा जो आर्बिट्रेशन का एक्ट है ये अप्लाई करेगा. वी नो दिस थिंग. यहां पे अगर आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट देखोगे, यहां पे गिवन है दैट द पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट विल अप्लाई ओनली अपॉन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस, एंड ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है इसके ऊपर पार्ट 1 अप्लाई नहीं करेगा. हमको ये भी याद रखना है दैट पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट, पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाइज अपॉन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस. तो ये चीजें हमको यहां पे याद रखनी है. लेकिन फॉर एग्जांपल देयर इज एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, यानी ऐसे आर्बिट्रेशन जहां पे सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड ऑफ इंडिया. सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, इनकी नेशनैलिटी पे मैटर नहीं करती, ये किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने आर्बिट्रेशन के ऊपर जर्मनी का लॉ लगाएंगे. तो यहाँ पे द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन विल बी जर्मनी, एंड यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होगी वो जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करेगी या जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगी वो जर्मनी के लॉस के अकॉर्डिंग वो करेगी. तो ऐसे आर्बिट्रेशन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टीज ए एंड बी, एंड ए एंड बी इंडियन पार्टीज हैं, एंड अपने आर्बिट्रेशन के ऊपर ये इंडियन लॉ को एप्लीकेबल कर रहे हैं, यानी जहां पे एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं वो इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं. तो इन दिस पर्टिकुलर केस द सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन विल बी इन इंडिया. यहां पे हमको याद रखना है कि जो ए एंड बी है ये चाहे तो इस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को लंदन में भी जाके कर सकती है, यानी जो वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन है इट कैन चेंज, यानी यहाँ पे लंदन के होटल में बैठ के भी आप इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हो. लेकिन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन हियर विल बी इन इंडिया ओनली. इसको अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते. तो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस आर्बिट्रेशन विल बी डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन. It will be domestic arbitration because the seat of the arbitration is in India. And in this particular case, part 1 of the Arbitration Act will apply because a domestic arbitration है. अब we will go towards that Germany case, जहाँ पे दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया था that the seat of arbitration will be Germany. अब obviously this arbitration is international arbitration. अब यहाँ पे हम ये चीज मान लेते हैं कि जो जर्मनी वाला आर्बिट्रेशन है इसमें एक पार्टी इंडिया की थी एंड एक पार्टी इंग्लैंड की थी. अब इस पर्टिकुलर केस में अगर पार्टीज जो हैं इनको कुछ एप्लीकेशंस फाइल करनी है, सपोज सेक्शन नंबर 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन जो है ये पार्टीज को यहाँ पे फाइल करनी है, तो क्या इस एप्लीकेशन को पार्टीज फाइल कर सकती हैं? अब सेक्शन नंबर 9 फॉल्स इन पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट. तो यहाँ पे अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें सेक्शन नंबर 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट की, तो यहाँ पे पार्ट 1 अप्लाई नहीं करना चाहिए, एंड सेक्शन नंबर 9 की जो एप्लीकेशन है ये भी इंडियन कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते हो. लेकिन इन द केस ऑफ भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग ऐसे 2002 सुप्रीम कोर्ट, in this case it was held that if the subject matter is in India, then Indian courts will have jurisdiction even in those cases, where the seat of arbitration is outside of India. यानी अगर केस का सब्जेक्ट मैटर इंडिया में मौजूद है, यानी जिस चीज के पीछे आर्बिट्रेशन हो रही है ये इंडिया में मौजूद है, तो यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन हो सकती है, एंड दिस सेक्शन नंबर 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट कैन बी फाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. अब यहाँ पे दिस जजमेंट इज बैड इन लॉ. इस जजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज अगर हम सेक्शन नंबर 2 का लिटरल इंटरप्रिटेशन करें then we will see that part 1 of arbitration act shall not apply in these particular cases. अभी जो जजमेंट है ये एक और केस में फॉलो किया गया था, वेंचर ग्लोबल इंजीनियरिंग वर्सेस सत्या कंप्यूटर्स 2008 सुप्रीम कोर्ट. इस केस में भी भारतीय इंटरनेशनल वाला जो केस है इसी को फॉलो किया गया था, लेकिन आगे जाके भारत एल्यूमिनियम कंपनी वर्सेस कैसर एल्यूमिनियम का केस आता है 2012
सुप्रीम कोर्ट, यानी बाल्को जजमेंट। इस केस को बाल्को जजमेंट भी बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में भारतीय इंटरनेशनल का जो केस था उसको ओवररूल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ओवररूल द भारतीय इंटरनेशनल केस इन द बाल्को जजमेंट। ये जजमेंट थी 5 जज बेंच की। In this particular case, it was held that if the seat of arbitration is outside of India, जैसे हमारे एग्जाम्पल में जर्मनी was the seat of arbitration, then in this particular case, Indian courts will not have jurisdiction. यानी यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 9 की जो एप्लीकेशन है ये नहीं लगा सकते हो। बट आफ्टर द जजमेंट जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है इसमें एक अमेंडमेंट आया था, एंड इसके अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 9, section number 27 and section number 37, clause 1 and clause 3 of arbitration act will be applicable even upon those cases where arbitration is outside of India. यानी ये sections उन cases में भी apply करेंगे जहां पे seat of arbitration is outside of India। लेकिन इस amendment में बोला गया था that it is subject to एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, यानी अगर पार्टीज डिसाइड करती हैं कि ये सेक्शंस हमारे आर्बिट्रेशन के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, इफ द पार्टीज डिसाइड दैट सेक्शन नंबर 9, 27 and section number 37 clause 1 and clause 3 will not apply in our case, then in that particular case parties can actually exclude these sections। यानी इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन नंबर 9, 27 और 37 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 अप्लाई नहीं करेंगे। यानी इस केस में इंडियन कोर्ट्स विल नॉट हैव द जुरिसडिक्शन। लेकिन पार्टीज को ये चीज अपनी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। अगर ये मेंशन नहीं करते हैं तो ये तीनों सेक्शंस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो इसको हम समराइज करते हैं। हमको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है दैट पार्ट 1 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई अपॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशंस, but these three sections will apply if the parties don't sign the opt-out clause। opt-out clause का यह मतलब होता है कि पार्टीज डिसाइड कर रही हैं कि ये तीनों सेक्शंस हमारे आर्बिट्रेशन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर पार्टीज ने opt-out clause को साइन नहीं किया है, then in that particular case these sections will apply even upon international commercial arbitration। हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये सेक्शन सभी अप्लाई करेंगे इफ द केस इज ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बट द सब्जेक्ट मैटर इज इन इंडिया। यानी फॉर एग्जांपल ए इज फ्रॉम इंडिया एंड बी इज फ्रॉम इटली, इनके बीच में एक आर्बिट्रेशन चल रही है एंड इस आर्बिट्रेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इंडिया में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये घर के पीछे लड़ रहे थे एंड घर जो है ये दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ पे वी कैन से दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे पार्टीज ने डिसाइड किया था कि जो आर्बिट्रेशन का लॉ होगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू जर्मनी लॉ। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन को तो हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ही बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे सीट ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया ओनली, एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 9, 27 and section number 37 clause 1 and clause 3 will apply if the parties have not signed the opt-out clause। यानी अगर पार्टीज ने यहाँ पे opt-out clause साइन नहीं किए तो ये तीनों सेक्शंस इस इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।